हेलो डियर स्टूडेंट, वेरी वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एंड दिस इज रश्मि सिंह। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी की डिमांड पर आज हम लेकर आए हैं फरवरी माह की प्रतियोगिता दर्पण, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। और अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होगा उसको हम विस्तार से कराएंगे। इसी तरह टॉपिक वाइज डिवाइड करके हम संपूर्ण प्रतियोगिता दर्पण को कंप्लीट करा देंगे। विस्तार से पढ़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि अब सभी परीक्षाओं में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं डेप्थ में जाकर पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोगों के डिमांड पर ही हम पेश करते हैं फरवरी माह का करंट अफेयर, जिसमें आज इंटरनेशनल इवेंट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से संबंधित करंट अफेयर इसमें शामिल होगा। और आइए सभी लोग फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज की क्लास। ठीक है, और आज की क्लास है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, फरवरी माह का ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अब इसको हम जूम कर लेते हैं। ठीक है, इसे जूम कर लेते हैं जिसको आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, और उसके बाद चलते हैं अपनी क्लास पर। ठीक है, थोड़ा इससे भी करें, बहुत ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, इतना काफ़ी है, क्योंकि मोबाइल में अगर आप लोग पढ़ें तो आप लोगों को आसानी हो पढ़ने में। ठीक है, आइए ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है और ये फरवरी माह का है। सबसे पहले देखते क्या है। सबसे पहले देखेंगे द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन, इथियोपिया व ओमान की यात्रा। ओमान के साथ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर भी संपन्न इसमें हुए हैं। ठीक है, और ये जरूर पूछ लेते हैं, यानी कि राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट और वहाँ के अगर कोई विदेश मंत्री है कब क्या बात हुई है और उसको सुमेलित करने के लिए दे देते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपसे पूछें कि जॉर्डन की कैपिटल क्या है तो आप कहेंगे अम्मान है। ठीक है, और अगर ओमान की कैपिटल पूछे तो मस्कट है, और इथियोपिया की अगर कैपिटल पूछे तो आदिस अबाबा है। ठीक है, आदिस अबाबा। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 देशों, कौन से देश हैं? जॉर्डन है, इथियोपिया है और ओमान है। इथियोपिया तो आपको पता होगा, जो अफ्रीका का थॉर्न है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका जैसे बोलते हैं, वहाँ पे इथियोपिया है। ठीक है, इथियोपिया है और इसकी कैपिटल है आदिस अबाबा। ठीक है, ओमान आप जानते होंगे, यमन और ओमान है सऊदी अरब के जस्ट अगर चलेंगे पूर्व में। ठीक है, तो क्या मिलेगा? ओमान और यमन मिलेगा। ठीक है, और जॉर्डन कहाँ है? जॉर्डन आप देखेंगे इजिप्ट से बॉर्डर लगाता है जॉर्डन। ठीक है, और जेरूशलम से उससे भी लगाता है, इराक से भी लगाता है, सीरिया से और सऊदी अरेबिया से भी लगाता है इसका बॉर्डर। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हो गया उसको हाईलाइट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो कौन से 3 देश हैं? जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान की यात्रा की है। कब की थी? 15 से 18 दिसंबर 2025 को की है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये यात्रा की है, उसमें क्या हुआ है ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और देखेंगे ये तीनों देश ऐसे हैं जिनके साथ भारत के व्यापक समकालीन संबंधों के साथ साथ पुराने सभ्यगत संबंध भी रहे हैं। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सही है। ठीक है क्लास, 3 देशों की इस यात्रा के पहले चरण में 15 दिसंबर को वह जॉर्डन की राजधानी यानी कि अम्मान, जैसे कि अभी मैं बताया था, जॉर्डन की कैपिटल क्या है? अम्मान पहुंचे, जहां हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी मेजबान प्रधानमंत्री जाफर हसन। ठीक है, कौन से प्रधानमंत्री है? जाफर हसन। कहाँ के हैं? अम्मान के, यानी कि ओमान के, सॉरी जॉर्डन के। ठीक है, जॉर्डन के हैं। नाम क्या है इनका? जाफर हसन। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। ठीक है, ठीक है, उनकी आगवानी मेजबान प्रधानमंत्री जाफर हसन ने की है। ठीक है, और जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुनान, ठीक है, अल हुसैन। ठीक है, अल हुसैन नाम है इनका। जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला द्वितीय बिन अल हुसैन। ठीक है, ये इनका किंग अब्दुल्ला सेकंड बिन अल हुसैन ने नियंत्रण पर, ठीक है, 1 मिनट इसको हम थोड़ा स्क्रॉल कर लें तब पढ़ने में आएगा। ठीक है, निमंत्रण पर जॉर्डन की उनकी यह यात्रा ऐसे समय की गई थी जब दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ है। ठीक है, इनविटेशन दिया गया था और ये कौन सी 75 वर्षगांठ थी, इनकी 75th वर्षगांठ थी। द्विपक्षीय संबंधों के सिलसिले में 37 वर्ष के पश्चात किसी भारतीय प्रधानमंत्री की जॉर्डन की यह यात्रा थी। आगे चलते हैं। ठीक है, वैसे देखेंगे अगर 7 वर्ष पूर्व बात करें तो 10 फरवरी 2018 को फिलिस्तीन की यात्रा के बीच ट्रांजिट विजिट पर भी श्री मोदी 2 घंटे के लिए अम्मान रुके थे। ठीक है, ये कहाँ पे रुके थे? ये अगर पूछ लिया जाए तो पहले भी जा चुके हैं। जॉर्डन के
जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड ने उनसे मुलाकात भी की। बाद में उसी माह 27 फरवरी 2018 को जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड भारत की यात्रा पर आए तथा प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर उनकी अगवानी की। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। प्रोटोकॉल तोड़कर हवाई अड्डे पर उनकी क्या की थी, अगवानी की थी, ठीक है। आइए देखो पिक्चर दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। ये हुसैनिया पैलेस है। हुसैनिया पैलेस में श्री मोदी का स्वागत करते जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड, ठीक है। ये शाह अब्दुल्ला सेकंड है और ये मोदी जी हैं, हमारे पीएम मोदी जी, ठीक है। अम्मान में जॉर्डन के शाह अब्दुल्ला सेकंड ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का स्वागत 16 दिसंबर को हुसैनिया पैलेस में किया, ठीक है। कहाँ पे किया, अगर ये पूछा जाए तो कहाँ पे किया, हुसैनिया पैलेस में किया है। कौन सा पैलेस है, हुसैनिया पैलेस में किया है, ठीक है। औपचारिक जो स्वागत हुआ उसके पश्चात शाह अब्दुल्ला सेकंड से सीमित स्तर पर प्रतिमंडल स्तर, ठीक है। और आगे देखेंगे जो इम्पोर्टेंट हो गए उसी पे हम हाईलाइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उस पर हाईलाइट करते हुए आगे बढ़ेंगे। दो ये चीज़ें हैं कि जिसमें यात्राएं की हैं, बाकी फिर आगे जो है बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इसमें शामिल है, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, वार्ता के दौरान क्या समझौते हुए उस पर देख लेते हैं। आपसी व्यापार एवं निवेश होगा, रक्षा एवं सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, उर्वरक एवं कृषि, नवाचार, ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी व डिजिटल प्रौद्योगिकी, ये महत्वपूर्ण जो खनिज होंगे जिसे बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स, शिक्षा एवं क्षमता निर्माण, पर्यटन और जनता के बीच आपसी संबंधों आदि क्षेत्रों में दोनों देशों की सहभागिता और अधिक गहन बनाने के तरीकों पर चर्चा दोनों पक्षों में हुई थी, ठीक है। याद रखिएगा, इसलिए इसमें चर्चा की गई थी। और भारत जॉर्डन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत जॉर्डन का तीसरा बड़ा व्यापारिक साझीदार होने के परिप्रेक्ष्य में दोनों देशों के बीच व्यापार जो हुआ था 2023-24 में कितना था, 2.87 अरब डॉलर रहा था, ठीक है। और अगले जो 5 वर्षों में है, ठीक है, अगले जो 5 वर्षों में इसे 5 अरब डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य इसमें निर्धारित किया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले जो 5 वर्ष में है 5 अरब डॉलर तक का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। आगे देखेंगे भारत के उर्वरकों यानी कि फर्टिलाइजर्स, विशेष रूप से हम देखेंगे कौन से फर्टिलाइजर्स हैं, फॉस्फेटिक है, पोटाशिक है। उर्वरकों की जो आपूर्ति में जॉर्डन के महत्वपूर्ण योगदान के बीच इनके उत्पादन के लिए दोनों देशों की कंपनियों के सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति भी इसमें की गई थी, ठीक है। दोनों देश में से सहयोग करेंगे, इस पर भी सहमति हुई थी। और दूसरा है आतंकवाद के विरुद्ध सहयोग, गाजा संकट, क्षेत्रीय शांति और आर्थिक साझेदारी पर गहन चर्चा भी इसमें की गई थी, ठीक है। और देखेंगे कि जो दोनों देश हैं उनके बीच पारंपरिक, किसकी बात हो रही है, जॉर्डन और भारत की हो रही है, ठीक है। दोनों देशों के बीच पारस्परिक सहयोग, जिसमें देखेंगे 5 महत्वपूर्ण जो समझौते हुए थे उन पर हस्ताक्षर हुए हैं। इसमें ऊर्जा के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग होगा, जल संसाधन प्रबंधन यानी कि सेकंड हो गया, 2025 से 29 के दौरान सांस्कृतिक आदान प्रदान होंगे। इससे जो संबंधित समझौते इनमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। हस्ताक्षरित समझौतों में एक समझौता जॉर्डन की पेट्रा, ठीक है, जॉर्डन की पेट्रा और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन सी, जॉर्डन की जो पेट्रा है और भारत की एलोरा गुफाओं के बीच आपसी सूझबूझ बढ़ाने के लिए भी इसमें समझौता हुआ है, ठीक है। देखेंगे अगले दिन 16 दिसंबर को, नेक्स्ट डे जब रुके हुए थे प्रधानमंत्री जी, तो 16 दिसंबर को वो इथोपिया रवाना हो गए, ठीक है। उससे पूर्व भारत जॉर्डन व्यापार मंच यानी कि इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम, ठीक है, इंडिया जॉर्डन बिजनेस फोरम को शाह अब्दुल्ला सेकंड के साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित किया था, ठीक है। भारत में निवेश के विभिन्न अवसरों पर उल्लेखनीय दोनों देशों के उद्यमियों की इस बैठक में श्री मोदी ने क्या किया है, ठीक है, निवेश के विभिन्न अवसरों का उल्लेख दोनों देशों के उद्यमियों की बैठक में उन्होंने उल्लेख किया है। बाद में क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला, ठीक है, कौन सा नाम है, क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्ला सेकंड स्वयं गाड़ी चलाकर श्री मोदी को जॉर्डन म्यूजियम ले गए, जहां से हवाई अड्डे पर छोड़ने के लिए भी उन्हें अपनी कार में बिठाकर वह ले गए, ठीक है। ये एक अच्छा कदम है। नेक्स्ट चलेंगे इथोपिया पर, फटाफट चलेंगे, 2
विदेश यात्राएं देख लेते हैं क्योंकि ये जरूर पूछे जाते हैं यूपीएससी में। इथोपिया में क्या है, जॉर्डन में 2 दिन के व्यस्त कार्यक्रम के पश्चात श्री मोदी जी 16 दिसंबर को इथोपिया पहुंचे थे, ठीक है, जहां मेजबान प्रधानमंत्री अबी अहमद अली, क्या है उनका नाम, अबी अहमद अली, ठीक है, अबी अहमद अली स्वयं राजधानी आदिस अबाबा, कैपिटल है किसकी, इथोपिया की, आदिस अबाबा, हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी के लिए उपस्थित हुए थे। और आदिस अबाबा जो अफ्रीकी संघ AAU का मुख्यालय भी है, ठीक है, याद रखिए आदिस अबाबा अफ्रीकी संघ AAU का मुख्यालय भी है, यहाँ अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, अंडरलाइन करेंगे। आदिस अबाबा जो अफ्रीकी संघ है AU, उसका क्या हेडक्वार्टर है, ठीक है, ठीक है। ये है प्रधानमंत्री श्री मोदी की पहली यात्रा थी, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रधानमंत्री अबी ने, ठीक है, स्वयं अपनी कार से ही श्री मोदी को हवाई अड्डे से होटल तक छोड़ा, जहां भारतीय समुदाय के समूह में भेंट श्री मोदी ने की थी, ठीक है। इथोपिया का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट पेज पे है, नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। उसके बाद विदेश यात्राएं हैं, उसके बाद ही 2 विदेश यात्रा हैं, उसके बाद ही अपने अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर पर बढ़ जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखेंगे आदिस अबाबा में मेजबान जो प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का औपचारिक स्वागत राष्ट्रीय राजमहल, यहाँ इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, कहाँ पे, राष्ट्रीय राजमहल में किया, जहाँ दोनों नेताओं ने सीमित स्तर पर तथा प्रतिनिधिमंडल जो उनके साथ में जाता है उस स्तर पर बैठकें की थी, ठीक है। 1 मिनट, इसको जूम कर रहे हैं तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ से चलेंगे, दोनों देशों के आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी यानी कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने को सहमति दोनों नेताओं ने व्यक्त की थी, ठीक है। और व्यापार और निवेश, ठीक है, व्यापार और निवेश, नवाचार, प्रौद्योगिकी, डिजिटल स्वास्थ्य, पारंपरिक शिक्षा, जन औषधि केंद्र, खाद्य सुरक्षा व कृषि तकनीकी, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने की सहमति दोनों पक्षों में रही थी। किस पे हो रही थी, कौन सी बात हो रही है, इथोपिया की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आर्थिक साझेदारी की समीक्षा के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की चर्चा दोनों पक्षों में की थी। यहाँ पे हम आपको पिक्चर दिखा देते हैं, आदिस अबाबा में इथोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद, ठीक है, अबी अहमद अली, भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, ठीक है। ठीक है, क्या समझौते हुए थे, आइए देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन पे हुआ था, क्लाइमेट चेंज पे, और नवीकरणीय ऊर्जा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के क्षेत्रों में ज़्यादा सहयोग का आहवान करते हुए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, काफ़ी चर्चा में भी है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ठीक है, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, ठीक है। एंड कॉलिशन फॉर डिजास्टर एसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलिशन फॉर डिजास्टर एसिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है, कॉलिशन फॉर डिजास्टर एसिलिएट इंफ्रास्ट्रक्चर CDRI, ठीक है। नेक्स्ट है ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस GBA, ठीक है। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, ठीक है। बताइए इंटरनेशनल सोलर अलायंसेस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कमेंट करके बताएं, फटाफट बताएं कहाँ पे है, ठीक है, ISA। इनकी भूमिकाओं का स्वागत किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है, द्विपक्षीय वार्ता के पश्चात, ठीक है, पश्चात जिन समझौतों और ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए उनमें सीमा शुल्क है, ठीक है, सीमा शुल्क के मामले हैं, ठीक है। और देखेंगे इथोपिया के विदेश मंत्री में डेटा सेंटर स्थापित करने पर है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के क्षेत्र में है, इथोपिया ने छात्रों और पेशेवरों के लिए विशेष अल्पकालिक पाठ्यक्रम भी है, और आदिस अबाबा में महात्मा गांधी अस्पताल में क्षमता विस्तार आदि के समझौते इसमें शामिल किए गए थे, ठीक है। नेक्स्ट चलेंगे, भारत इथोपिया साझेदारी मजबूत करने में असाधारण योगदान व वैश्विक राजनेता के रूप में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए इथोपिया के सर्वोच्च पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इथोपिया का कौन सा पुरस्कार है, सर्वोच्च पुरस्कार ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ठीक है, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इथोपियाई प्रधानमंत्री डॉक्टर अबी अहमद अली ने आदिस अबाबा में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में
आयोजित एक विशेष समारोह में ये सम्मान उन्हें प्रदान किया है। ठीक है, कौन सा सम्मान प्रदान किया है? ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। ठीक है, और किसके द्वारा दिया गया है? ये इथोपियाई प्रधानमंत्री है डॉक्टर अबी अहमद अली द्वारा। ठीक है, ठीक है, पुरस्कार ये दिया गया है, उन्होंने विनम्रता से इसे स्वीकार भी कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। यहाँ पे चलेंगे। आदिस अबाबा प्रवास के दूसरे दिन 17 दिसंबर को इथोपिया की संसद के संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित किया। भारत व इथोपिया के पुराने संबंधों की बात करते हुए उन्होंने कहा है, क्या कहा है कि 2000 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वज मसालों, कपास, कॉफ़ी, सोने के साथ हिंद महासागर के पार यात्रा करके केवल वस्तुओं का व्यापार ही नहीं करते थे, किसका व्यापार और होता था? विचार और जीवन शैली का आदान प्रदान भी इन्होंने किया है। ठीक है, यानी कि कल्चरल जो हमारी शैलियाँ हैं, सांस्कृतिक जो शैलियाँ हैं, उनका भी आदान प्रदान किया जाता था। ठीक है, और दोनों देशों में वैचारिक समानता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, कौन सा? भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम तथा इथोपिया का राष्ट्रगान, ठीक है, और क्या है? इथोपिया का राष्ट्रगान, दोनों ही हमारी धरती को माता के रूप में संबोधित करते हैं। ठीक है, यानी कि आप बोलेंगे राष्ट्रीय वंदे मातरम में जो है वंदे मातरम। ठीक है, ऐसे इथोपिया का राष्ट्रगान है, दोनों ही में क्या है? संबोधन किया गया धरती माता को, जो धरती माता है उनको माता के रूप में संबोधित किया गया है। ठीक है, ठीक है, और ये भी कहा गया है जो कृषि है, एग्रीकल्चर है, ये दोनों देशों की रीढ़ है। ठीक है, इथोपिया की भी है और भारत की भी है। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों के रूप में हम एक दूसरे से बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को बहुत कुछ दे भी सकते हैं। कॉफ़ी का जिक्र, कॉफ़ी जानते हो आप? ठीक है, जो आप पीते हैं, बेवरेजेस में आता है। कॉफ़ी का जिक्र न करने को नामांकन करते हुए उसे इथोपिया द्वारा विश्व को दिया गया। सबसे बड़ा उपहार श्री मोदी ने बताया है कि इथोपिया संसद विश्व की 18वीं संसद है। ठीक है, इथोपियाई जो संसद है विश्व की क्या है? 18वीं संसद है, जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित किया है। यहाँ पे अगर पूछे जाए कि कहाँ पे संबोधन किया है, इथोपियाई संसद में उन्होंने किया है। ठीक है, कॉफ़ी के, ये जो कॉफ़ी है जो हम लोग पीते हैं विंटर सीजन में, तो ये कहाँ से कहाँ की देन है? ये इथोपिया की देन है। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, आदिस अबाबा प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अदवा विजय स्मारक, ठीक है, अदवा विक्ट्री मूवमेंट पर पुष्प चक्र इसमें क्या किया? समर्पित कर उन्हें बहादुर इथोपियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, उन बहादुर इथोपियाई सैनिकों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने 1896 में अदवा की लड़ाई में अपने राष्ट्र की संप्रभुता के लिए सर्वोच्च बलिदान किया, कि अपने सोवेरेनिटी के लिए, राष्ट्र की सोवेरेनिटी के लिए सर्वोच्च बलिदान किया था। ठीक है, वहाँ पर उन्होंने पुष्प श्रद्धांजलि दी है। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। फटाफट बस इसको हम कंप्लीट ही कर रहे हैं। ठीक है, ओमान के सुल्तान ने गर्मजोशी के साथ श्री मोदी का स्वागत किया था। और कौन सा महल है? 18 दिसंबर को अल बराका शाही महल में किया था स्वागत, जहां दोनों के बीच व्यक्तिगत तथा प्रतिनिधिमंडल स्तर की बैठकें हुई थी और दोनों देशों के बीच बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा दोनों देशों ने की थी और आपसी द्विपक्षीय संबंधों पर संतोष व्यक्त किया था इन्होंने। ठीक है, ओमान के सुल्तान की दिसंबर 2023 की भारत यात्रा के दौरान अपनाए गए संयुक्त विजन में पहचान किए गए क्षेत्रों की जारी सहयोग की समीक्षा वार्ता में की गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ओमान द्वारा अपने विजन। ठीक है, अब ओमान की बात हो रही है, हाँ बाद में भी चलेंगे। ओमान द्वारा अपने विजन 2040 के तहत प्राप्त किए गए आर्थिक विविधीकरण एवं विकास की प्रशंसा जहां भारतीय पक्ष ने की, तो ओमान की ओर से भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि तथा 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की सराहना की गई है। दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, ठीक है, शायद हम गलत तो नहीं जा रहे हैं, ओ माय गॉड, ठीक है, यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है, हाँ सही है हम। ठीक है, ओमान का इधर से, अच्छा इधर से जाएगा ओमान का। ठीक है, एक मिनट बच्चे, ओमान यहाँ से है। ठीक है, ठीक है, थोड़ा वो मिसप्रिंट हो गया।
ओमान की यात्रा उन्होंने की थी। तो ओमान के बारे में देख लेते हैं। 3 देशों की इस यात्रा के अंतिम चरण में 17 दिसंबर को ही श्री मोदी ओमान पहुंचे, जहां राजधानी मस्कट, ओमान की कैपिटल क्या है, मस्कट में हवाई अड्डे पर उनका स्वागत उप प्रधानमंत्री ने किया था। किसने किया था? उप प्रधानमंत्री ने किया था। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। श्री मोदी की ओमान की दूसरी यात्रा मेजबान प्रधानमंत्री सुल्तान हैतम बिन तारिक, ठीक है, कौन है? हैतम बिन तारिक के निमंत्रण पर दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की स्थापना 70 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर संपन्न की गई थी। उनकी इस आधिकारिक यात्रा में पूर्व ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने दिसंबर 2023 में भारत की राजकीय यात्रा भी की थी। ठीक है, मस्कट में होटल पहुंचने पर भारतीय समुदाय के लोगों ने रंगारंग जो कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, वो उनके स्वागत में किए थे। ठीक है, आइए पिक्चर दिखा देते हैं। ओमान के सुल्तान है हैतम बिन तारिक के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बाकी हम देखेंगे इस पर क्या वार्ता हुई है। ओमान की ओर से भारत की निरंतर आर्थिक वृद्धि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की सराहना की गई थी। यहाँ तक हम हो गए थे। और दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौता, कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, ठीक है, ये हो जाएगा कंप्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, CEPA, ठीक है, इस पर समझौता किया गया। ठीक है, यानी कि हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, अगर इस पे हस्ताक्षर किए तो इससे क्या एक उपलब्धि हासिल हुई है। ठीक है, इससे क्या हुआ, दोनों पक्षों ने बताया कि इससे विश्वास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच व्यापार की बाधाओं को कम किया जाएगा और द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में एक वृद्धि भी करेगा। ठीक है, और रोजगार के अवसर भी इसमें क्या होंगे, बढ़ेंगे। ठीक है, रोजगार के अवसर भी इसमें बढ़ेंगे और खाद्य सुरक्षा, विनिर्माण, डिजिटल प्रौद्योगिकी, क्रिटिकल मिनरल्स जो अभी बता रहे थे, लॉजिस्टिक, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग के बारे में भी इसमें चर्चा की गई थी। ठीक है, साथ साथ में क्या किया गया था, UPI व ओमान की डिजिटल भुगतान प्रणाली के बीच सहयोग तथा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार पर भी चर्चा इसमें की गई थी। ठीक है, UPI आप देखेंगे UPI लेनदेन काफ़ी बढ़ रहा है, तो डिजिटल रूप से UPI के लेनदेन को सहयोग करने के लिए भी इसमें चर्चा हुई है। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात और हो जाती है कि गाजा की स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। ठीक है, उन्होंने गाजा की स्थिति पर क्या है, चिंता व्यक्त की है। बात किसकी हो रही है, ओमान की हो रही है। ठीक है, ओमान की हो रही है, तो ये जरूरी वो सऊदी अरेबिया से लगा हुआ बॉर्डर है और सऊदी अरेबिया से लगा हुआ बॉर्डर गाजा पट्टी भी है। ठीक है, तो आतंकवाद के सभी जो रूप होते हैं, दोनों पक्षों में इसकी निंदा की है। आतंकवाद का कोई भी प्रकार हो, उन्होंने निंदा की है। ठीक है, ओमान में रह रहे भारतीय समुदाय के कल्याण के प्रति समर्थन के लिए सुल्तान के प्रति आभार मोदी ने व्यक्त भी किया है। ठीक है, श्री नरेंद्र मोदी जी ने व्यक्त किया है। भारत ओमान के बीच संपन्न आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर श्री मोदी की ओमान की इस यात्रा की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, CEPA पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, इस समझौते का जो विवरण है वो देख लेते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा पर, कृषि पर, श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज जिसे बोलते हैं, और समुद्री धरोहर, इन क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता भी किया गया है और इस पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, भारत ओमान के संबंधों में असाधारण योगदान व दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान हैतम बिन तारिक ने प्रथम श्रेणी के ऑर्डर, ठीक है, यहाँ पे आएंगे, अंडरलाइन करेंगे, प्रथम श्रेणी के ऑर्डर ऑफ ओमान क्लास पुरस्कार से 18 दिसंबर को ही सम्मानित किया है। ठीक है, कौन सा है, प्रथम श्रेणी के ऑर्डर ऑफ ओमान क्लास पुरस्कार से सम्मानित किया है। ओमान का यह सम्मान गिने चुने विदेशी नेताओं को दिया जाता है। ठीक है, श्री मोदी ने इस सम्मान को भारत ओमान के लोगों के बीच एक प्रेम का प्रतीक माना है। ठीक है, प्रेम का प्रतीक बताते हुए दोनों पक्षों की सदियों पुरानी मित्रता को इसे समर्पित किया है। यह उनकी 29वीं अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। ठीक है, क्या था, 29th अंतर्राष्ट्रीय सम्मान था। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा हम अपने पहले टॉपिक पे चल जाते हैं और फिर इसको वापस से हम रिवाइज करके पढ़ेंगे। अभी ये बीच में एक समरी दी हुई है, इसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, एक बार इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेना, टॉपिक को कंप्लीट करेंगे फिर उसके बाद चलते हैं अपने 2025 की कुछ हाइलाइट्स खबरों पर। ठीक है, यहाँ पे बता दिया हमने आपको, क्या बताया था, ये इनका मोदी जी का क्या है, 29th अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। यहाँ पे रखेंगे 29th इनका अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है,
मस्कट प्रवास के दौरान 18 दिसंबर को ही भारत ओमान बिजनेस फोरम की एक बैठक में श्री मोदी ने भाग लिया। दोनों देशों के प्रमुख उद्यमियों की इस बैठक में दोनों देशों के सदियों पुराने समुद्री व्यापार समझौतों का उल्लेख करते हुए भारत ओमान के बीच व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA का पूरी क्षमता से उपयोग करने का आह्वान उन्होंने किया है उद्यमियों से। ठीक है, मस्कट में ही एक अन्य कार्यक्रम के तहत भारतीय समुदाय के लोगों व विद्यार्थियों को श्री मोदी ने संबोधित किया था इसमें, और इन व्यक्त कार्यक्रमों के पश्चात उनकी स्वदेश वापसी 18 दिसंबर को हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं समरी पर। ठीक है, विश्व, ठीक है, दो 2025 में विश्व में क्या क्या हुआ उसकी खबरों पर चलते हैं। ठीक है, एक क्विक समरी देख लेते हैं। ठीक है, विश्व 2025 क्या क्या हुआ था जनवरी में देखेंगे। विश्व 2025, ठीक है, 2025 का क्विक रिवीजन। जनवरी में क्या हुआ था? 7 जनवरी को लॉस एंजल्स क्षेत्र में जंगल की भीषण आग अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी आपदाओं में शामिल की गई थी। ठीक है, और देखेंगे 13 जनवरी को भारत के प्रयागराज में महाकुंभ मेले का शुभारंभ। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन त्रिवेणी संगम में पवित्र स्नान के लिए 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और 15 जनवरी को क्या हुआ था? मार्शल लॉ विवाद में महाभियोग के बाद दक्षिण कोरिया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मार्शल लॉ विवाद में महाभियोग इम्पीचमेंट लॉ, ठीक है, के बाद दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल, नाम क्या है? यून सुक योल, गिरफ्तार किए गए थे। और गिरफ्तार देश के इतिहास में पहली बार किसी मौजूदा राष्ट्रपति की गिरफ्तारी की गई थी। ठीक है, और 20 जनवरी को क्या हुआ था? डोनाल्ड ट्रंप ने अभूतपूर्व राजनीतिक वापसी करते हुए दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ भी ली थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फरवरी में क्या हुआ था? फरवरी 2025 की बात हो रही है। फरवरी 2025 में 11 फरवरी को पेरिस शिखर सम्मेलन में रिकॉर्ड निवेश के बीच वैश्विक नेताओं ने AI गवर्नेंस ढांचा तैयार किया है। और 28 फरवरी ओवल ऑफिस में यूक्रेन युद्ध समर्थन को लेकर ट्रंप ने जेलेंस्की पर नाराजगी जताई थी। ठीक है, मार्च में क्या हुआ था? आइए क्विक रिवीजन। मार्च में क्या हुआ था? 14 मार्च को मार्क कार्नी ने कनाडा के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी और जस्टिन ट्रूडो का लगभग 1 दशक लंबा ये कार्यकाल समाप्त हुआ था। ठीक है, और 19 मार्च को हुआ था भ्रष्टाचार और आतंकवाद के आरोपों में इस्तांबुल के मेयर एकरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी। ठीक है, एक नाम इनका एकरेम इमामोग्लू, ठीक है, इमामोग्लू, ठीक है, एकरेम इमामोग्लू की गिरफ्तारी के बाद तुर्की देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुए थे। ठीक है, तुर्की में। और 21 मार्च को हुआ था दक्षिण कोरिया में जंगल की भीषण आग से 32 लोगों की मौत हो गई थी और दक्षिण ग्योंगसांग में ऐतिहासिक मंदिर नष्ट कर दिए गए थे। नेक्स्ट देंगे, हाँ, 28 मार्च को म्यांमार में 7.7 तीव्रता का भूकंप आया था और 5000 से अधिक मौतें और झटकों से बैंकॉक में ऊंची इमारत गिरी थी और 100 से ज़्यादा भी जान इसमें चली गई थी। अप्रैल 2025 में क्या हुआ था? एक देख लेते हैं फटाफट। अप्रैल 2025 में 2 अप्रैल को राष्ट्रीय डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों पर व्यापक व्यापार टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। सभी अमेरिकी आयात पर 10% का आधारभूत टैरिफ लागू किया गया था। और 13 अप्रैल को जापान के ओसाका में बर्ड एक्सपो 2025 का उद्घाटन और विश्व इनोवेशन और भविष्य के समाज पर फोकस किया गया था। और 22 अप्रैल को हुआ था भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों का पर्यटकों पर हमला और 26 नागरिकों की मौत हो गई थी। ठीक है, आइए चलते हैं, अप्रैल हो गया, मई पे। ठीक है, मई 2025 में क्या हुआ था? 6 मई की बात करें तो फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर बने और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में नए नेतृत्व का दौर शुरू हुआ। और 7 मई को पहलगाम में पर्यटकों की हत्या के बाद भारत ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे। और 10 मई को घोषित युद्ध विराम में आगे की तनातनी थमी थी। ठीक है, और 8 मई को हुआ था पोप फ्रांसिस के निधन के उपरांत कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रोवेस्ट का चयन पोप लियो 14 के रूप में हुआ था। अमेरिकी मुल्क के पहले पोप बने हैं। ठीक है, और जून 2025 में 12 जून को देखेंगे, अहमदाबाद में उड़ान भरते ही एयर इंडिया विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और विमान में सवार 241 और जमीन पर 19 लोगों की मौत, यात्रियों में केवल एक ही जीवित बचा था। ठीक है, और 22 जून को हुआ था अमेरिकी B-2 बम वर्षकों ने बंकर बस्टर बमों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था। यह कार्रवाई 12 दिवसीय इजराइल ईरान युद्ध के दौरान की गई थी। और 25 जून को हुआ था अमेरिकी एक्सकॉम, ठीक है, अमेरिकी एक्सओम मिशन 4 का अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए प्रक्षेपण किया गया था और भारत के शुभांशु शुक्ला मिशन दल में शामिल किए गए थे। ठीक है, जुलाई की बात करेंगे, जुलाई 2025 की। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं जुलाई 2025 की। तो
1 जुलाई में ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय विकास एवं मानवीय सहायता एजेंसी USAID बंद की थी और वैश्विक सहायता व्यवस्था पर बड़ा असर भी इस पे हुआ था। ठीक है, 2 जुलाई को हुआ था। दलाई लामा ने कहा कि वे पुनर्जन्म लेंगे और उनके उत्तराधिकारी का फैसला केवल उनका ट्रस्ट करेगा। ठीक है, और 4 से 7 की बात करेंगे, 4 से 7 जुलाई 2025 की, तो अत्यधिक बारिश के बाद मध्य टेक्सास अमेरिका में भीषण बाढ़ आई थी और भारी जनहानि और आर्थिक नुकसान इससे हुआ था। और 30 जुलाई की बात करेंगे तो नासा इसरो ने सतह में होने वाले बदलावों पर नजर रखने वाला प्रमुख पृथ्वी अवलोकन रडार उपग्रह निसार लॉन्च किया था। ठीक है, आइए आप चलते हैं अगस्त 2025 पर। 7 अगस्त ट्रंप प्रशासन के टैरिफ 90 से अधिक देशों पर लागू हुए थे और वैश्विक व्यापार तनाव इससे बढ़ गया था। और 7 अगस्त की बात करें, ओपन AI ने GPT-5 जारी किया था और AI में बड़ा कदम वैश्विक तकनीकी का प्रतिस्पर्धा यानी कि प्रतिस्पर्धा को तेज करता है। ठीक है, 15 अगस्त को यूक्रेन शांति वार्ता के लिए अलास्का में ट्रंप पुतिन मुलाकात हुई थी और इससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला था। ठीक है, अगस्त की बात हो जाती है अगस्त। अब चलते हैं सितंबर की, फटाफट कर लेते हैं इसको फिनिश और फिर उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, बात करें सितंबर की, सितंबर 2025। ठीक है, तो 2 सितंबर अमेरिका ने वेनेजुएला के पास नौकाओं पर घातक हमले किए थे। ड्रग्स और आतंकी संबंधी ये हमला था। और 3 सितंबर को चीन ने भव्य विजय दिवस परेड में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया। कई वैश्विक नेता इसमें उपस्थित हुए थे। और 8 सितंबर की बात करें तो नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और भ्रष्टाचार के विरोध में जैन जेड के प्रदर्शन भड़के थे। ठीक है, अशांति के बीच प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का इसमें रिजाइन दिया गया था, इस्तीफा दे दिया गया था। अक्टूबर 2025 की बात करें तो 9 अक्टूबर को गाजा में लगभग 2 वर्षों की भीषण लड़ाई के बाद इजराइल हमास संघर्ष में युद्ध विराम की घोषणा की गई थी। और 19 अक्टूबर की बात करें तो 19 अक्टूबर 2025 की पेरिस के लूव संग्रहालय में दिन दहाड़े डकैती पड़ी थी और करोड़ों कीमत के 8 फ्रांसीसी क्राउन ज्वेल्स चोरी हो गए थे। और 21 अक्टूबर की बात करें तो साने तकाइची बनी जापान की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। कौन सी? साने तकाइची। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नवंबर 2025 की बात करें तो 17 नवंबर को 2024 की कार्रवाई और चुनावी अशांति के जुड़े मामलों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अनुपस्थिति में मृत्युदंड सुनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और 26 नवंबर की बात करें, हांगकांग के अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में 40 घंटे से अधिक तक लगी भीषण आग में 150 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 28 नवंबर 2025 की बात करें, चक्रवात डिटवा। ठीक है, कौन सा चक्रवात है? साइक्लोन डिटवा से श्रीलंका में भीषण बाढ़ आई थी और भूस्खलन में लगभग 640 लोगों की इसमें डेथ हो गई थी। वही बात करें दिसंबर 2025 की। ठीक है, दिसंबर 2025 की तो 14 दिसंबर को सिडनी के वॉन्डी बीच में हुई गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई तो 40 से अधिक घायल हुए थे। 1996 के पोर्ट ऑर्थर के बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ये भीषण सामूहिक गोलीबारी थी। ठीक है, और 25 दिसंबर की बात करें, 25 दिसंबर 2025 की तो उत्तरी नाइजीरिया में इस्लामिक स्टेट के जुड़े आतंकियों पर अमेरिकी नाइजीरिया से संयुक्त हवाई हमले किए गए थे। और 27 दिसंबर की बात करें, 27 दिसंबर 2025 की तो थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष में युद्ध विराम हुआ था और हफ्तों की लड़ाई के बाद तनाव भी इसमें कम किया गया था। ठीक है, यहाँ पे हो गए हमारे क्विक रिवीजन वाली 2025 का पूरा क्विक रिवीजन आपको हमने करा दिया। अब चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के टॉपिक पे चलते हैं जो हम करा रहे थे। ठीक है, बीच बीच में क्विक रिवीजन आ जाते हैं, वो आपको कंप्लीट कराना हमारा, क्योंकि उसमें दिया था तो एक बार से कंप्लीट है तो आपको रिकॉल सारी चीज़ें हो गई हैं। ठीक है, सारी चीज़ रिवाइज हो गई और एक बार से रिकॉल हो गई। ठीक है, आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ठीक है, सेकंड हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है भारत रूस शिखर वार्ता हेतु रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा। ठीक है, ये कब हुई थी? भारत रूस के बीच 23वीं वार्षिक शिखर बैठक के सिलसिले में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर 2025 को भारत की राजकीय यात्रा पर रहे थे। ठीक है, उनकी कैबिनेट के अनेक वरिष्ठ मंत्री तथा रूस के वरिष्ठ उद्यमियों का दल भी इस यात्रा पर आया था। ठीक है, यह यात्रा पर उनके साथ था। दोनों देशों के बीच वर्ष 2000 से शुरू हुई यह शिखर वार्ता दोनों देशों के बीच बारी बारी से होती है। इससे पूर्व 22वीं वार्षिक शिखर वार्ता के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई 2024 में मॉस्को गए थे। ठीक है, जबकि 21वीं शिखर वार्ता के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन दिसंबर 2021 में नई दिल्ली आए थे। ठीक है, कब आए थे? नई दिल्ली आए थे। और 2022-23 में वार्षिक शिखर वार्ता नहीं हो सकी थी। इस प्रकार 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात रूसी राष्ट्रपति पुतिन की भारत की यात्रा थी। इस यात्रा के लिए पुतिन 4 दिसंबर को शाम 4:45 बजे नई दिल्ली पहुंचे, जहां पालम हवाई अड्डे पर उनकी आगवानी प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्वयं की थी। बहुत कम अवसरों पर ही
प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसी विदेश मेहमान की हवाई अड्डे पर आगवानी स्वयं की थी। ठीक है, ये प्रोटोकॉल होता है कि आगवानी के लिए मोदी जी स्वयं गए थे, बाकी ऐसा होता नहीं है। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन से पूर्व 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों इनके बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप के अतिरिक्त जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे, ठीक है, कौन से हैं जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान व कतर के अमीर शेख तमीम, ठीक है, कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी, ठीक है, तमीम बिन अहमद अल थानी के स्वागत के लिए स्थापित प्रोटोकॉल इन्होंने तोड़े थे। ठीक है, हवाई अड्डे से श्री मोदी के साथ ही कार में बैठकर रूसी राष्ट्रपति, ठीक है, इसको स्क्रॉल कर लेते हैं क्योंकि हमें जूम करना पड़ता है। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति सीधे लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री, कौन सा मार्ग है, लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंचे, जहां कुछ सीमित अधिकारियों के साथ दोनों नेताओं ने रात्रि भोज किया और अपने आवास पर श्री मोदी ने मेहमान राष्ट्रपति को रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता, ठीक है, रूसी भाषा में अनुवादित भगवद गीता की प्रति भेंट की। इंपॉर्टेंट हो जाएगा, श्रीमद् भगवद गीता की अनुवादित प्रति के साथ असम की सुगंधित काली चाय, ठीक है, कौन सी असम की सुगंधित काली चाय, मुर्शिदाबाद का टी सेट, कश्मीरी केसर और हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा, संगमरमर का शतरंज सेट भी राष्ट्रपति ने पुतिन को श्री मोदी को उपहार में दिया है। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रपति पुतिन को श्री मोदी ने उपहार स्वरूप दिया। ठीक है, उनकी रात्रि विश्राम की व्यवस्था होटल ITC मुगल में की गई थी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का औपचारिक स्वागत अगले दिन 5 दिसंबर को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया था। ठीक है, गार्ड ऑफ ऑनर के साथ किया गया था। बाद में राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की थी, जिसके पश्चात प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर उनकी जो बात है हैदराबाद हाउस में की गई थी। ठीक है, वार्ता हुई थी। शिखर वार्ता में बहुआयामी और पारस्परिक रूप से लाभकारी भारत रूस संबंधों का सकारात्मक मूल्यांकन है दोनों देशों ने किया था। ठीक है, दोनों ही नेताओं ने दोनों देशों के साथ किया था और पिछली शिखर वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच सभी स्तरों पर संपर्कों में निरंतर वृद्धि भी हुई थी। ठीक है, ठीक है, ये बहुत लंबा जा रहा है वीडियो, इसको शॉर्ट करेंगे थोड़ा। ठीक है, एक ना, ठीक है, चलते हैं अपने पेज पर। फटाफट देख लेते हैं कि वार्ता में क्या क्या हुआ था और चलते हैं अपने क्विक इस पे, क्योंकि ये जो विदेश पे आते हैं प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति किसी भी देश के, तो काफ़ी चीज़ें होती हैं, तो वो सारा इसमें डिटेल में दे रखा है। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे भारत रूस बिजनेस फोरम की बैठक में मिलते हुए राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री ने मोदी जी। ठीक है, यहाँ देखेंगे रणनीतिक क्षेत्रों के विकास के लिए 2030 तक का कार्यक्रम तय किया गया इसमें। ठीक है, और द्विपक्षीय व्यापार की टैरिफ व नॉन टैरिफ बाधाओं को दूर करने के लिए 2030 तक $100 अरब के व्यापार लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति दोनों पक्षों में रही। ठीक है, और व्यापार निर्बाध बनाए रखने के लिए अपनी अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल में द्विपक्षीय भुगतान प्रणाली विकसित करने को दोनों पक्ष में सहमति हुई। ठीक है, ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक सहयोग की चर्चा करते हुए इसे विशेष रणनीतिक साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ दोनों देशों ने स्वीकार किया। ठीक है, तेल उत्पाद और संबंधित क्षेत्रों में भारत और रूसी कंपनियों के बीच वर्तमान व संभावित सहयोग को भी दोनों पक्षों ने स्वीकार किया। अमेरिका और यूरोपीय देशों के दबाव को उन्होंने दरकिनार कर किया और अपने द्विपक्षीय संबंधों को अगले 5 वर्षों में तेल व रक्षा क्षेत्रों को भी आगे नई ऊंचाइयों तक ले जाने का आह्वान दोनों पक्षों ने किया। ठीक है, परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को व्यापक बनाने के इरादे की पुष्टि करते हुए भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता बढ़ाना तथा 2047 तक इसे 100 गीगावाट करने के इरादे के परिप्रेक्ष्य में सहयोग पर ध्यान वार्ता में दिया गया इन्होंने। ठीक है, वार्ता में क्या है, इन्होंने ध्यान दिया गया। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए सरकार से
सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, शिक्षा जगत और निजी क्षेत्र के सहयोग बढ़ाने का इन्होंने आह्वान भी पक्षों में किया गया है। ठीक है, यहाँ भारत व्यापार रूस के साथ $बिलियन में दिखाया गया है। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ के मुद्दों पर आपसी संवाद और सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति दोनों पक्षों में रही और G20, ब्रिक्स व SCO में परस्पर सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। आतंकवाद और जीरो टॉलरेंस नीति की वकालत भी दोनों पक्षों में की गई थी और द्विपक्षीय बैठक के दौरान 4 महत्वपूर्ण घोषणाएं, 7 क्षेत्रों और 16 विभिन्न समझौतों ज्ञापन पर हस्ताक्षर संपन्न हुए थे। घोषणाओं में रूसी नागरिकों को पारस्परिक आधार पर 30 दिन का पैटर्न वीजा और तथा ग्रुप टूरिस्ट वीजा प्रदान करने और रूस द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA में शामिल होने के लिए फ्रेमवर्क समझौता अपनाने की घोषणा इसमें भी की गई थी। ठीक है, हस्ताक्षरित समझौतों में एक दूसरे के देश में अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौते किए गए थे। ठीक है, और अनियमित प्रवासन से निपटने के लिए सहयोग और समझौता शामिल हैं। ठीक है, जिसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं, खाद्य सुरक्षा, पोत परिवहन, डाक सेवा, उर्वरक, शैक्षणिक सहयोग और प्रसारण क्षेत्र में सहयोग को समझौते इसमें शामिल किए गए। वार्ता के पश्चात भारत रूस बिजनेस फोरम, ठीक है, भारत रूस बिजनेस फोरम को रूसी राष्ट्रपति के साथ साथ प्रधानमंत्री श्री मोदी ने संबोधित किया। दोनों देशों ने अग्रणी उद्यमियों के साथ साथ आर्थिक वाणिज्यिक मामलों से संबंधित मंत्री की बैठक में उपस्थित थे। बैठक में भारत की निर्यात क्षमता का उल्लेख कर आपसी आह्वान बढ़ाने का आह्वान भी मोदी जी ने किया है। उन्होंने बताया कि 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, लेकिन क्या है, किंतु दोनों देशों में संभावनाओं को देखते हुए लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए जाने की आशा है। ठीक है, यह लक्ष्य पहले ही प्राप्त किए जाने की आशा बनी हुई है। ठीक है, एक मिनट देखेंगे। ठीक है, ये लक्ष्य पहले ही हासिल हो जाएगा, ऐसा उन्होंने आशा की है। उन्होंने बताया कि भारत यूरेशियन आर्थिक यूनियन के बीच स्वतंत्र व्यापार समझौते हेतु वार्ता प्रगति पर तथा यह समझौता होने से व्यापार लक्ष्य प्राप्त करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में रूस सहित कुल 5 सदस्य हैं। ठीक है, 4 अरब सदस्य, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, आर्मेनिया है और किर्गिस्तान है, याद रखना। ठीक है, 5 दिसंबर को रात्रि में स्वदेश वापसी से पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति जो है उनसे भेंट की है। उनके सम्मान में राष्ट्रपति भवन में रात्रि भोज की मेजबानी भी राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू जी ने की थी। इस अवसर पर देखेंगे तो राष्ट्रपति पुत्र और उनके प्रतिनिधिमंडल जो था उनका स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने उनकी इस यात्रा को इस दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया कि अब वर्ष भारत रूस सामरिक समझौता, ठीक है, भारत रूस सामरिक साझेदारी यानी कि इंडियन रशिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसकी स्थापना अक्टूबर 2000 में राष्ट्रपति के रूप में हुई थी, राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली भारत यात्रा के दौरान हुई थी, उनकी 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, रूस की 25वीं वर्षगांठ। इस भेंट में दोनों देशों ने विश्वास व्यक्त किया है ठीक है, 2000 में जो राष्ट्रपति के रूप में उनकी पहली यात्रा हुई थी और ये उसकी 25वीं वर्षगांठ है। ठीक है, इस भेंट में दोनों देशों ने, ठीक है, दोनों नेताओं ने विश्वास क्या किया है कि भारत और रूस के बीच मित्रता कई वर्षों से अटूट रही है तथा आगे वाले वर्षों में भी है मजबूत रहेगी। ठीक है, ये हो गया हमारा विदेश है, कौन कौन से प्रधानमंत्री और कौन कौन से राष्ट्रपति का दौरा हुआ है हमारे भारत में और हमारे जो प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति किस देश में गए हैं। ठीक है, विदेश दौरे पर। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेंट पर। नेक्स्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है ऑस्ट्रेलिया में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध। ठीक है, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया गया, अच्छी बात की गई। ठीक है, बच्चों पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को रोकने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया 10 दिसंबर 2025 से प्रतिबंधित किया गया है। इसके चलते फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, एक्स, ठीक है, और टिकटॉक व थ्रेड्स सहित 10 प्रमुख सोशल मीडिया सेवाएं 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकेंगी। ठीक है, प्रतिबंध का अनुपालन न करने वाली कंपनियों पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर, 3.3 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक के जुर्माने का प्रावधान
सरकारी आदेश में किया गया है। ठीक है, सोशल मीडिया पर इस तरह का प्रतिबंध आरोपित करने वाला ऑस्ट्रेलिया विश्व का पहला देश है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का पहला देश है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एथनी अल्बनीज के अनुसार इस प्रतिबंध का उद्देश्य बच्चों को ऑनलाइन नुकसान बचाना है। ठीक है, ऑनलाइन नुकसान से बचाना है और उनका बचपन सुरक्षित करना है। ठीक है, प्रतिबंध के लिए सरकार के फैसले के पश्चात एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री अल्बनीज ने इसे परिवारों की ताकत की आपसी बताते हुए कहा है कि यह कदम बच्चों को अपना बचपन जीने का अधिकार देगा तथा माता पिता को अधिक मानसिक शांति प्रदान करेगा। इससे बच्चों को कहा गया है, बच्चों से क्या कहा गया है कि आने वाले, ये बीच में आ गया है, इसको हम पहले बाद में देखेंगे, अपने टॉपिक पे पहले चलेंगे। ठीक है, कि आने वाली छुट्टियों का पूरा लाभ उठाएं बच्चे। ठीक है, क्योंकि आप देखते हैं बच्चे हमेशा मोबाइल में लगे रहते हैं। ठीक है, आने वाली छुट्टियों का पूरा लाभ उठाएं तथा फोन पर समय बिताने की बजाय कोई नया खेल सीखें। ठीक है, कोई नया वाद्य यंत्र सीखें या कोई नई पुस्तक पढ़ें तथा अपने परिवार व मित्रों के साथ आमने सामने अच्छा समय बिताएं। उन्होंने राज्यों और स्थानीय नेताओं को इस प्रतिबंध के लिए समर्थन करने के लिए धन्यवाद भी दिया है। ठीक है, ठीक है, इससे हुआ क्या है कि बच्चों के माता पिता तो बच्चों के अधिकारों के पैरोकारों ने सरकार के इस कदम का जहां स्वागत किया, वहीं कई प्रौद्योगिकी कंपनियों और व्यक्ति की स्वतंत्रता के, ठीक है, कई जो प्रौद्योगिकी हैं और कंपनियां हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, पैरोकारों ने इसकी आलोचना भी की है। ठीक है, कुछ किशोरों का यह भी मानना है कि सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से बच्चे और भी अधिक खतरनाक और अनियंत्रित प्लेटफॉर्म की ओर जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका रहा। अब आइए देख लेते हैं, एक बीच में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था वो देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम थोड़ा कम करेंगे जूम, तभी दिखेगा ये। थोड़ा हम पढ़ देंगे क्योंकि इससे ज़्यादा फिर वो आ नहीं रहा है पूरे उसमें। ठीक है, सोमालिया के स्वायत्त क्षेत्र सोमी, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे, जूम कर दिया है कम क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा था पूरा लैपटॉप में। ठीक है, इसको हम पढ़ दे रहे हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ने में अगर मोबाइल में दिक्कत हो तो आप सुन लीजिए। ठीक है, सोमालिया के स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को इजराइल द्वारा संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी गई। ठीक है, सोवरेन जो राष्ट्र के रूप में से मान्यता मिल गई है। ठीक है, सोमालिया से दशकों पूर्व अलग हुए स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड, ठीक है, सोमालीलैंड को आधिकारिक तौर पर संप्रभु राष्ट्र के रूप में इजराइल ने मान्यता दिसंबर 2025 में प्रदान कर दी। ठीक है, सोमालिया में गृह युद्ध व अराजकता फैली थी, उसकी स्थिति में 1991 में स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली सोमालीलैंड को मान्यता प्रदान करने वाला इजराइल पहला देश है। ठीक है, इजराइल पहला देश है और सोमालिया से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित करने वाला सोमालीलैंड में अपनी अलग अलग सरकार, राष्ट्रपति, मुद्रा, पासपोर्ट और सुरक्षा बल हैं तथा सोमालिया की तुलना वहां अपेक्षाकृत अधिक शांति व लोकतांत्रिक व्यवस्था रही है और शांतिपूर्ण तरीके से इन 34 वर्षों में सत्ता का हस्तांतरण वहां होता रहा है। किंतु इन 34 वर्षों में किसी भी देश ने, ठीक है, 34 वर्षों में किसी भी देश ने एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता उसे प्रदान नहीं की थी। उसे संप्रभु राष्ट्र की मान्यता प्रदान करने की घोषणा करते हुए इजराइल के विदेश मंत्री 26 दिसंबर को कहा है कि दोनों देशों में एक दूसरे के दूतावास खुलेंगे और राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस फैसले को 2020 के अब्राहम समझौते की भावनाओं के अनुरूप बताया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका। जी अभी बताया था हमने, अफ्रीका के हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित लगभग 60 लाख जनसंख्या वाली सोमालीलैंड, जिसकी राजधानी है हरगेशा, ठीक है, हरगेशा इसकी कैपिटल है। ठीक है, इनकी सीमाएं सोमालिया के अतिरिक्त जिबूती, इथोपिया से मिलती हैं। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, आप एटलस निकालें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखें, ठीक है, उससे मिलती है इनकी। और जो मान्यता प्रदान करने का इजराइल की यह कदम रणनीतिक दृष्टि से उसके लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है। सोमालीलैंड से उसका रिश्ता तुर्की व ईरान जैसे विरोधी देशों के विरुद्ध भी इजराइल की स्थिति को मजबूत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सोमालीलैंड के मामले में इजराइल के इस कदम की विश्वव्यापी तीव्र प्रक्रिया और आलोचना भी की गई है।
सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजराइल जानबूझकर क्षेत्र में शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है। अफ्रीकी संघ एयू ने भी इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि सोमालिया की एकता, संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास न केवल पूरे महाद्वीप में शांति और स्थिरता के लिए खतरा उत्पन्न करता है तथा ये भविष्य में उनके परिणाम को और भी गंभीर बना सकता है। ठीक है, खाड़ी सहयोग परिषद है जिसे बोलते GCC व अरब लीग ने भी इजराइल की इस पहल का विरोध करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून व राष्ट्रों की एकता का संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ठीक है, संप्रभुता का उल्लंघन बताया। ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेहद करीबी माने जाते हैं, उन्होंने भी सोमालीलैंड को मान्यता प्रदान करने से इनकार किया है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एक बीच में इंपॉर्टेंट करंट अफेयर था, इंटरनेशनल करंट अफेयर। सोमालिया के स्वायत्त क्षेत्र सोमालीलैंड को इजराइल द्वारा संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है। ठीक है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में जितने भी कैपिटल हैं, जितनी कंट्रीज हैं और जितनी उनकी कैपिटल है, सभी अच्छी तरह से याद कर लेना है, मैपिंग उनकी देख लेनी है कि पूछे जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, इसको हम जूम कर लेंगे पहले। नेक्स्ट क्या था, पेन ले रहे पहले। नेक्स्ट था, ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मनाने एकत्र हुए यहूदियों पर आतंकी हमला हुआ था, जिसमें आपने देखा था 15 करीब इसमें मौतें हो गई थी। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में त्योहार मनाने एकत्र हुए यहूदियों पर आतंकी हमला। ठीक है, ये आपका जो एक एग्जाम होता है UPSC का, उसके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ये कंटेंट है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में देखेंगे समुद्र तट यानी कि बॉन्डी बीच, क्या है, बॉन्डी बीच पर यहूदियों का हुनक्का त्योहार, कौन सा त्योहार है, हुनक्का, ये यहाँ पे इसको अंडरलाइन करेंगे, कौन सा फेस्टिवल है इनका, हुनक्का। ठीक है, एक मिनट, इसको पहले हम इरेज करेंगे। ठीक है, हनुक्का त्योहार मनाने के लिए एकत्रित हुए यहूदियों पर 14 दिसंबर 2025 की शाम 2 हमलावरों ने अंधाधुंध गोलीबारी करी थी। इससे क्या हुआ था, हमले में 15 लोग मारे गए थे। ठीक है, गोली चलाने वाले हमलेवारों से एक हमलावर भी पुलिस की गोली से मारा गया था। ठीक है, और ये ऑस्ट्रेलिया का जो मैप है वो अच्छे से आपको देख लेना है। ठीक है, बाकी हमने सारे कराए हैं, ज्योग्राफी जब पढ़ा रहे थे उसमें पूरा हमने मैपिंग कराई है। ठीक है, 42 लोग इसमें घायल हुए थे, मरने वालों में एक इजरायली नागरिक भी शामिल है और ऑस्ट्रेलियाई पुलिस ने इसे आतंकी हमला बताया है। ठीक है, और दोनों हमलावर पिता पुत्र ही बताए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज़। ठीक है, मारे गए जो हमलावर हैं उसकी पहचान साजिद अकरम व दूसरे की पहचान उसके 24 वर्षीय पुत्र नवीद अकरम के रूप में हुई थी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज। ठीक है, ये हम देखेंगे, PCS का एग्जाम होता है उसमें सम्मिलित करने के लिए जरूर पूछते हैं। ठीक है, एंथनी अल्बनीज, ठीक है, ने हमले के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाई और सुरक्षा स्थिति पर चर्चा भी की थी। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे। दुनिया भर के नेताओं ने इस आतंकी हमले की निंदा की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा करते हुए प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त भी की थी। ठीक है, उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद, ये आप यहाँ पे एक अच्छा सा स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा है कि भारत आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है। ठीक है, और इसके सभी रूपों व अभिव्यक्तियों के विरुद्ध लड़ाई का समर्थन करता है। ठीक है, आतंकवाद के रूप कई बोलते, जैसे कि नक्सलवादी लोग हैं। ठीक है, ये अपने लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, कोई भी लड़ाई हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई हो जिसमें जन हानि होती है, जनमान हानि होती है, गवर्नमेंट की हानि होती है, वो कोई भी रूप हो इसकी वो क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। ठीक है, इजराइल के राष्ट्रपति कौन से हैं, बताइए कौन से हैं इजराइल के राष्ट्रपति। ठीक है, इसाक हर्जोग। ठीक है, इसाक हर्जोग। ठीक है, इन्होंने क्या है, गोलीबारी की निंदा इन्होंने भी की है, इन्हें यहूदियों पर क्रूर हमला करार दिया है। उधर ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमले के पीड़ितों के सम्मान में, यहाँ पे हम अंडरलाइन करेंगे, पीड़ितों के सम्मान में 21 दिसंबर को राष्ट्रीय चिंतन दिवस यानी कि नेशनल डे ऑफ रेफ्लेक्शन। ठीक है, राष्ट्रीय चिंतन दिवस, नेशनल डे ऑफ रेफ्लेक्शन ये घोषित किया है। कब किया है, 21 दिसंबर को। ठीक है, 21 दिसंबर
ठीक है। इसमें क्या है, पीड़ितों को याद करते हुए 1 मिनट का मौन लोगों से करवाया गया था और मोमबत्तियाँ जो कैंडल्स वगैरह जलाई गई थी। और देखेंगे सभी राष्ट्रीय भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज भी इसमें झुका दिए गए थे। 9 वर्ष में राष्ट्रीय शोक दिवस मनाने की घोषणा भी वहाँ की गई थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा इंटरनेशनल इवेंट है 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व के सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा संयंत्र को पुनः चालू करने का जापान का निर्णय। ठीक है, जापान में दोबारा से 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र को दोबारा से चालू किया गया है। ठीक है, जापान ने निर्णय लिया कि हम इसे दोबारा से फिर से रीओपन करेंगे। ठीक है, देखेंगे फटाक से चलेंगे, 10-15 मिनट का और क्लास शेष है, बाकी कंप्लीट होने जा रही है। ठीक है, अपनी परमाणु ऊर्जा नीति में परिवर्तन करते हुए जापान ने 15 वर्ष के अंतराल के पश्चात, ठीक है, 15 साल के अंतराल के पश्चात क्या कहा है, विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कौन सा है बताइए। ये आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, यूपीएससी के एग्जाम में, यूपीपीसीएस के में। ठीक है, विश्व के सबसे बड़े नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र काशीवाजाकी, ठीक है, जैसा कि जापान का है काशीवाजाकी करीवा। ठीक है, क्या नाम है, काशीवाजाकी करीवा परमाणु ऊर्जा संयंत्र। ठीक है, काशीवाजाकी करीबा न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, काशीवाजाकी करीबा न्यूक्लियर प्लांट, यहाँ पे इंग्लिश में भी लिख लेंगे, ठीक है। इसे पुनः चालू करने का निर्णय किया गया है 15 वर्ष पूर्व 2011 में फुकुशिमा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे फुकुशिमा आपदा के पश्चात जापान ने परमाणु ऊर्जा पर निर्भरता कम कर दी थी और 2011 में जो भीषण भूकंप आया था, वहाँ पे कौन सा आया था, सुनामी आई थी, उसमें फुकुशिमा दाइची प्लांट को तबाह कर दिया गया था। ठीक है, तथा इस दुर्घटना को एक बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना के रूप में बताया गया था। ठीक है, वहाँ पे भूकंप आया था कौन सा और सुनामी आया था, फुकुशिमा दाइची प्लांट को तबाह कर दिया था उसने, और इस दुर्घटना को एक बड़ी न्यूक्लियर दुर्घटना के रूप में बताया गया था। और काशीवाजाकी करीबा, ठीक है, काशीवाजाकी करीबा जो संयंत्र है उसी कंपनी, कौन सी कंपनी है वो, टोक्यो की कंपनी, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी। ठीक है, TEPCO। ठीक है, कौन सी कंपनी है, टोक्यो, ये भी पूछी जाती है। ठीक है, टोक्यो इलेक्ट्रॉनिक पावर कंपनी TEPCO द्वारा संचालित किया गया था। ठीक है, कौन से किया गया था ये, फुकुशिमा पावर प्लांट। ठीक है, TEPCO द्वारा संचालित किया जाएगा, जो फुकुशिमा पावर प्लांट का संचालन कर रही थी। ठीक है, और ये किसको भी संचालित करेगा, काशीवाजाकी करीबा संयंत्र को भी। ठीक है, काशीवाजाकी करीबा संयंत्र के पुनर्संचालन के लिए स्थानीय लोगों के विरोध के बावजूद निगाटा प्रांत है वहाँ पे जहाँ काशीवाजाकी करीबा संयंत्र स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है, निगाटा प्रांत है जापान का। वहाँ पे आप एटलस निकाल के रखिए, एटलस हमेशा साथ में होना चाहिए जब भी हम पढ़ाएं। ठीक है, जब भी हम पढ़ाएं तो एटलस पास में ही रखिए। ठीक है, आप देखेंगे जापान में चलेंगे, जो निगाटा प्रांत है वहाँ पे क्या है, काशीवाजाकी करीबा पावर प्लांट है। ठीक है, और इसको मंजूरी मिल गई कि इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और कौन सी कंपनी करेगी, TEPCO, टिप्सो। देखेंगे कि AI डेटा सेंटरों और अन्य उद्योगों के कारण विद्युत की मांग जापान में बढ़ रही है, जिससे पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा पर जो रिसोर्सेज हैं परमाणु ऊर्जा पर, उस पर स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत है, उस पर रिसोर्सेज बढ़ाने की ज़रूरत है। इसके साथ ही जापान जीवाश्म ईंधन, जिसे बोलेंगे जीवाश्म ईंधन क्या है, गैस व कोयला, इस पर निर्भरता भी कम करना है। ठीक है, इस पर डिपेंडेंसी जो है वो कम करना है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा पर फिर से जोर दिया जा रहा है और वर्ष 2050 तक, याद रखिए 2050 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन, नेट जीरो कार्बन इमिशन। ठीक है, कब तक करना है, 2050 तक। ठीक है, इसे लक्ष्य रखा गया प्राप्त करने के लिए। जापान का लक्ष्य है कि 2050 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन करना है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा उत्पादन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा देखेंगे, फटाफट करेंगे, टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, फिर बहुत लंबी क्लास हो जा रही है। ठीक है, बस फटाफट करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल इवेंट, इंटरनेशनल करंट अफेयर। भारत एशिया में तीसरी बड़ी शक्ति,
भारत एशिया में तीसरी बड़ी शक्ति, ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक ऑकलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने आकलन किया है कि भारत है एशिया में तीसरी सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है। ठीक है, आइए देख लें सिडनी ऑस्ट्रेलिया। सिडनी ऑस्ट्रेलिया स्थित थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट, ठीक है, थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा विश्व के प्रमुख देशों की एशिया में शक्ति का आकलन करना अपने एशिया पावर इंडेक्स के आधार पर, ठीक है, आधार पर वर्ष 2018 से किया जा रहा है इनका। ठीक है, ये क्या करते हैं, आकलन करते हैं और ये 2018 से आकलन किया जा रहा है। वर्ष 2025 के लिए इंस्टीट्यूट ने 26 नवंबर 2025 को जारी पावर इंडेक्स के 7वें संस्करण में 27 देशों के लिए रैंक निर्धारण की है। इससे क्या हुआ है, इसमें भारत को अमेरिका व चीन के पश्चात, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, ठीक है, इसमें भारत को अमेरिका फर्स्ट है और चीन सेकंड है, उसके पश्चात तीसरी बड़ी शक्ति बताया गया है। ठीक है, तीसरी बड़ी शक्ति बताया गया है। इसको नोट्स बनाते चले, ठीक है, नोट्स बनाते चले साथ में। भारत और अमेरिका के बाद, भारत को अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी शक्ति बताया गया। ठीक है, एशिया में शक्ति के मामले में देखेंगे तो 2025 की इस रैंकिंग में जापान, रूस व ऑस्ट्रेलिया, इसको पीछे छोड़कर मेजर पावर का दर्जा भारत ने हासिल कर लिया है। ठीक है, आइए सूचकांक में देख लेते हैं, इंडेक्स में चलते हैं और देख लेते हैं सभी की रैंकिंग। ठीक है, 0 से 100 मान वाले इस सूचकांक में 70 या अधिक मान वाले देशों को सुपर पावर कैटेगरी में रखा गया है और 40 या उससे अधिक मान वाले देश को मेजर पावर या 10 या उससे अधिक मान वाले देशों को मिडिल पावर और 10 से कम मान वाले देशों को माइनर पावर और देशों के रूप में रखा गया है। ठीक है, और इसे किसने किया है, लोबी रिपोर्ट जो दी है इसके द्वारा किया है, ऑस्ट्रेलिया की सिडनी में थिंक टैंक लोबी इंस्टीट्यूट ने इसे एस्टिमेट किया है। ठीक है, आइए देख लेते हैं, पहले इंडेक्स में चलते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं अपने काम पर। इंडेक्स देख लेते हैं एक बार। सोलो फिर सोनो को ना मिले, है ना, सोलो फिर ना मिले शायद। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में विभिन्न देशों की रैंक। ठीक है, आइए देख लेते हैं। सुपर पावर में देखेंगे, सुपर पावर की रैंक में है, फर्स्ट पे है अमेरिका, ठीक है, और सेकंड पे है चीन यानी चाइना। ठीक है, फर्स्ट अमेरिका, सेकंड पे है चीन या चाइना सुपर पावर। ठीक है, और चलेंगे मेजर पावर की बात करें तो मेजर पावर में है भारत। ठीक है, थर्ड रैंक पर है, यहाँ पे रैंक देख ले, ठीक है, नोट्स बना ले। थर्ड रैंक पर है मेजर पावर है भारत। ठीक है, और स्कोर इसका देखेंगे तो स्कोर नहीं पूछा जाता है, इतना स्कोर किसी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस रैंक पूछी जाती है। ठीक है, क्योंकि इतना आप याद नहीं कर पाएंगे, वैसे भी इतनी लेंथी सिलेबस होता है यूपीएससी और यूपीपीसीएस का। ठीक है, क्योंकि आप इतना बस जितना आपको पढ़ना है उतना ही पढ़ो, उससे ज़्यादा ज्ञान हासिल नहीं करना, आपको सिलेक्शन लेना है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे मिडिल पावर। मिडिल पावर में कौन सा है, मिडिल पावर की बात करें तो फोर्थ रैंक पर है जापान। ठीक है, फोर्थ रैंक पर है जापान, फिफ्थ रैंक पर है रसिया, सिक्स रैंक पर ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ रैंक पर दक्षिण कोरिया। ठीक है, सेवन्थ रैंक पर क्या है, दक्षिण कोरिया। एट्थ रैंक की बात करें तो सिंगापुर है और नाइन्थ रैंक पर है इंडोनेशिया, 10th रैंक पर है मलेशिया। ठीक है, 10th रैंक पर क्या है, मलेशिया। 11th रैंक पर है थाईलैंड। ठीक है, 11th रैंक पर क्या है, थाईलैंड। 12th रैंक पर है वियतनाम। ठीक है, वियतनाम। और 13th पर है, 13th जो रैंक है न्यूजीलैंड की है और 14th रैंक है ताइवान की है। ठीक है, ताइवान की है। 15th रैंक फिलीपींस की है और 16th रैंक पाकिस्तान की है। याद रखिएगा किसकी है, पाकिस्तान की, एक मिनट, पाकिस्तान की है 16th रैंक, ये जरूर याद रखिएगा। और 17th रैंक है उत्तर कोरिया की। 18th रैंक है ब्रुनेई की। ठीक है, और माइनर पावर की अब बात करें, माइनर पावर अगर पूछ लें, ठीक है, माइनर पावर पूछ लें तो 19th रैंक पर कंबोडिया है, 20th है बांग्लादेश और 21st है श्रीलंका। ठीक है, 22nd रैंक है लाओस की, 23rd रैंक है म्यांमार की। ठीक है, 24th जो रैंक है वो मंगोलिया की है, 25th रैंक है नेपाल की है और 26th रैंक है तिमोर लेस्ते की है। ठीक है, तिमोर लेस्ते की है और 27th रैंक है पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, 27th रैंक है पापुआ न्यू गिनी की। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट हो गया हमारा रैंक वाला सिस्टम। ठीक है,
या देखिए 0 से अगर 100 मान वाले सूचकांक में 70 या से अधिक मान वाले देशों को सुपर पावर कैटेगरी में रखा गया, 40 या अधिक मान वाले देशों को मेजर पावर में, और 10 या अधिक मान वाले देशों को मिडिल पावर, और 10 से कम मान वाले देशों को माइनर पावर के रूप में रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आइए इंपॉर्टेंट एक नोट्स देख लेते हैं, नोट बना लीजिए। सिडनी स्थित, नोट बना लेंगे, सिडनी स्थित लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया में देशों की शक्ति के लिए तैयार किया गया एशिया पावर इंडेक्स 8 विषयगत मापों में 131 यानी कि 131 विभिन्न संकेत को इंडिकेटर्स के आधार पर आकलित किया जाता है। ठीक है, 131 विभिन्न संकेत को इंडिकेटर्स के आधार पर आकलित किया जाता है। इन मापों में आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेसिटी, ठीक है, आर्थिक क्षमता, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, सैन्य क्षमता, मिलिट्री कैपेबिलिटी, लचीलापन, रेजिलेंस, भविष्य के संसाधन, फ्यूचर रिसोर्सेज एंड आर्थिक संबंध, इकोनॉमिक रिलेशनशिप। ठीक है, और बात करेंगे रक्षा नेटवर्क की, डिफेंस नेटवर्क, राजनयिक प्रभाव, डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंसेस, और सांस्कृतिक प्रभाव, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, ये इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये शामिल किए गए, इनके अकॉर्डिंग आकलन किया जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है, आज का ये लास्ट पेज है, बस चलते हैं हम जल्दी से। ठीक है, जो देशों के विभिन्न लोबी इंडेक्स में जो हुआ था, लोबी एशिया के पावर इंडेक्स 2025 में सर्वोच्च 80.5 मान अमेरिका के लिए, 73.7 चीन के लिए है। ये सारा हमने आपने विवरण दे ही दिया है। ठीक है, ये सारा दे ही दिया है आपको। मेजर पावर कैटेगरी में यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाएगा, मेजर पावर कैटेगरी में एकमात्र देश है वो भारत है। ठीक है, जिसके लिए इंडेक्स का मान 40 है, और बाकी सब वही जो मैं अभी बता दिया है वही सारा लिखा हुआ है इसमें। ठीक है, इनकी क्या रैंकिंग है, क्या है। ठीक है, एक बार आप इसको दोबारा से रीड आउट कर लीजिए। ठीक है, दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट करंट अफेयर है हमारा, भारत न्यूजीलैंड स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरा किया गया है। 2026 की पहली तिमाही में इसके हस्ताक्षर संभावित होंगे। ठीक है, आइए इसको विस्तार से पढ़ लेते हैं। ओमान के साथ व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA पर हस्ताक्षर 1 सप्ताह के भीतर भारत ने न्यूजीलैंड के साथ संपन्न कर लिया है। ठीक है, के साथ भी एक स्वतंत्र व्यापार समझौता पूरा किया है। ठीक है, जिसकी घोषणा दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने 22 दिसंबर 2025 को की थी। इस द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते पर हस्ताक्षर दिसंबर 2025 के अंत तक यद्यपि नहीं हुए थे। समझौतों पर दोनों देशों की ओर से औपचारिक हस्ताक्षर 2026 की पहली तिमाही में किसी समय होने की संभावना है। इस समझौते के लिए भारत व न्यूजीलैंड के बीच वार्ता मार्च 2025 में ही प्रारंभ हो गई थी। ठीक है, और 9 माह के भीतर इसे फाइनल रूप दे दिया गया था। भारत न्यूजीलैंड व्यापार समझौता वर्ष 2025 में भारत का तीसरा व्यापार समझौता था, और दिसंबर 2025 में ओमान के साथ CEPA पर हस्ताक्षर से पूर्व भारत व यूनाइटेड किंगडम के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता, जिसे बोलेंगे कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट CETA पर हस्ताक्षर 24 जुलाई 2025 को किए गए थे। ठीक है, और न्यूजीलैंड के साथ किए जाने वाले व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत से जाने वाले सभी उत्पादों पर आयात शुल्क नहीं लगाएगा। ठीक है, आयात शुल्क नहीं लगाएगा, यानी कि भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर कोई टैक्स नहीं देगा। ठीक है, कोई टैक्स नहीं देना होगा। इससे क्या होंगे, कपड़ा, रेडीमेड गारमेंट्स, चमड़ा, जूते, मशीनरी और दवाइयाँ और कृषिगत जो उत्पाद हैं उनके निर्यात को क्या मिलेगा, बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, बदले में क्या होगा, बदले में भारत भी न्यूजीलैंड के अनेक उत्पादों पर टैक्स कम करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार आसान और सस्ता हो जाएगा। ठीक है, यह समझौता केवल वस्तुगत व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि सेवाओं के आदान प्रदान व सेवा प्रदाताओं के लिए भी अवसरों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, इन सर्विसेज का भी आदान प्रदान किया जाएगा। न्यूजीलैंड ने IIT प्रोफेशनल सर्विसेज, टेलीकॉम, निर्माण, पर्यटन और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में भारतीय कंपनियां, ठीक है, जो भारतीय कंपनियां हैं, 1 मिनट बच्चे, 2 मिनट हम इसको लेके चलेंगे अभी।
ठीक है, जो भारतीय कंपनियां हैं और पेशेवरों के लिए अपने बाजार खोलने का मार्ग जो है इनका प्रस्तावित किया है। समझौते के तहत हम देखें तो समझौते का लक्ष्य अगले 5 वर्षों में, ठीक है, द्विपक्षीय व्यापार को दुगना करना है और $5 अरब तक पहुंचाना है। ये अब कई बार बता भी चुके हैं, $5 अरब तक करना है, इसका लक्ष्य रखा गया। और भारतीय छात्रों के लिए समझौता बेहद फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में पढ़ने वाले भारतीय छात्रों की संख्या पर कोई रोक नहीं होगी और पढ़ाई पूरी होने के बाद स्टेम विषयों यानी कि जिसे बोलेंगे साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के छात्रों को लिए 3 वर्ष तक की और पीएचडी करने वाले छात्रों को 4 वर्ष तक की वहीं काम करने की अनुमति भी मिलेगी। ठीक है, इससे छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव, एक्सपीरियंस मिलेगा और बेहतर रोजगार के अवसर खुलेंगे। ठीक है, निवेश के मामले में न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में $20 बिलियन तक, ठीक है, $20 बिलियन तक का निवेश बढ़ाने की, यहाँ पे अंडरलाइन करेंगे, $20 बिलियन तक का निवेश बढ़ाने की बात कही है। इससे भारत में नए प्रोजेक्ट, उद्योग और व्यापार के और रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर में चलें तो खेती के क्षेत्र में भी दोनों ही देश मिलकर काम करेंगे। खासकर सेब, कीवी, शहद के उत्पादन में और क्वालिटी सुधार पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही डेयरी उत्पाद जो होंगे, डेयरी प्रोडक्ट जो होंगे, चीनी, मसाला और खाद्य जो तेल है, उनके आयात के समझौते से बाहर रखा गया है। ठीक है, आयात को समझौते से क्या रखा गया, बाहर रखा गया, ताकि घरेलू किसान है उनको उद्योगों का नुकसान ना हो। ठीक है, उनकी जो उद्योग है उनका नुकसान हो, इसलिए इन चीज़ों को ये आयात से बाहर रखा गया। ठीक है, देखेंगे भारत व न्यूजीलैंड के बीच द्विपक्षीय व्यापार उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देखें तो 2020 में $1.67 अरब का रहा था इनका व्यापार, जो बाद में जो 2024 में $2.4 अरब का हो गया था, जिसमें सेवाओं का व्यापार जो था $1.24 अरब था। और दोनों देश के बीच जो 22 दिसंबर को 2025 को फाइनल किए गए व्यापारिक समझौते में अगले 5 वर्ष से द्विपक्षीय व्यापार को $5 अरब तक रखा गया है। ये लक्ष्य ये कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, कई बार ये रिपीट किया गया है। ठीक है, जिसमें सेवाओं का जो व्यापार है $1.24 अरब था और दोनों देशों के बीच 22 दिसंबर 2025 को फाइनल किए गए हैं। ठीक है, ये समझौते। आइए चलते हैं। ठीक है, ठीक है, अब हम अपने लास्ट चल रहे हैं। ठीक है, अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की रूस की योजना। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको स्टार लगा लीजिए। ठीक है, स्टार लगा लीजिए। अगले 10 वर्षों में चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की रूस की योजना। ठीक है, आइए देख लेते हैं। चंद्रमा पर लंबे समय तक चलने वाले मिशनों को सपोर्ट करने के लिए अगले 10 वर्षों में वहां न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थापित करने की रूस की योजना है। इससे चंद्रमा पर चलने वाले रोवर्स, ऑब्जर्वेटरी तथा रूस चीन द्वारा मिलकर बनाए जाने वाले इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन को लगातार विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। और क्या किया जाएगा साथ में, ऐसे समय जब चंद्रमा पर लगभग 14 दिन की लंबी रात रहती है, जिसे चंद्रमा का पूरा दिन रात का एक चक्र होता है, जिससे चंद्र दिवस कहते हैं, आपको जानते होंगे, पृथ्वी के 29.5 दिनों के बराबर होता है, जिसमें लगभग 14 दिन तक लगातार धूप होती है और फिर लगातार 14 दिन तक अंधेरा रहता है। ठीक है, यानी रात रहती है। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, सोलर पैनल से जो बिजली नहीं बनाई जा सकती है, ऐसे में न्यूक्लियर पावर प्लांट ही लगातार बिजली की आपूर्ति कर सकता है। ठीक है, ये इन्होंने सोचा है। इस दृष्टि से देखेंगे तो चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट की स्थापना के लिए रोसकोस्मोस, ठीक है, रोसकोस्मोस नाम है इसका, रोसकोस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी ने एक अन्य रूसी विमान और अंतरिक्ष कंपनी लाबोचकिन, ठीक है, लाबोचकिन एसोसिएशन के साथ एक समझौता दिसंबर 2025 में किया है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, प्रस्तावित जो पावर प्लांट है वर्ष 2036 तक बनाए जाने की संभावना है। ठीक है, चंद्रमा पर इससे विद्युत उत्पन्न करके चंद्रमा पर लंबे समय तक रुकना तथा मुश्किल मिशन पूरे कर पाना संभव हो सकेगा। और यह चंद्रमा पर रूस की तकनीकी आत्मनिर्भरता और अंतरिक्ष रणनीतिक मौजूदगी को भी मजबूत करने में मदद करेगा। ठीक है, अब देखो चंद्रमा को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ तक कंप्लीट होगा हमारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। ठीक है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, इंटरनेशनल इवेंट्स कंप्लीट हो गए। इंटरनेशनल जितने करंट अफेयर जो बन सकते हैं वो सारे हमने आपको विस्तार से पढ़ा दिए। ठीक है, फरवरी माह का, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि फरवरी माह की जो प्रतियोगिता दर्पण है आपको एनालिसिस सहित और पूरे हम विस्तार से पढ़ा देंगे। ठीक है, ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। तब तक रिवीजन करते जाइए। कोई भी ऐसी चीज़ हो जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट कीजिए। ठीक है, ज्योग्राफी भी पढ़ाएंगे, लेकिन अभी थोड़ा समय
कम है, बिजी ज़्यादा है। जैसे समय मिलता है ज्योग्राफी हम स्टार्ट जरूर करेंगे। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।